गुड इवनिंग बच्चों। तो आइए बच्चों शुरुआत करते हैं अपने आज के वीडियो क्लास की। तो अभी तक हम अल्कोहल के रासायनिक गुण का अध्ययन कर रहे थे। तो नेक्स्ट जो अभिक्रिया अपनी है वो कौन सी है? एल्किल तथा हाइड्रोक्सी समूह की अभिक्रियाएं। तो इसके अंदर सबसे पहली अभिक्रिया रहेगी अपनी निर्जलीकरण। तो देखिए इधर बात करें निर्जलीकरण अभिक्रिया। तो अल्कोहल की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में करवाई जाती है। तो यहाँ पर एक जल के अणु का विलोपन होता है और हमें यहाँ पे जो उत्पाद हैं वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो बात करें कि अभिक्रिया के दौरान यदि तापमान 413 केल्विन रहता है तो हमें अभिक्रिया में डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है, और यदि अभिक्रिया के अंदर जो तापमान है 443 केल्विन रहता है तो अभिक्रिया के अंदर हमें क्या प्राप्त होता है? एथीन प्राप्त होता है। तो निर्जलीकरण के अंदर जो ये ऊपर वाली अभिक्रिया में हमें ईथर प्राप्त हो रहा है, इसके अंदर बच्चों दो कंडीशन होती हैं। पहला तो आपका ये टेम्परेचर, दूसरा है अल्कोहल का आधिक्य। यदि अल्कोहल का आधिक्य हो और तापमान 413 केल्विन हो तो हमें क्या प्राप्त होगा? डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है, और यदि टेम्परेचर 443 केल्विन होता है तो हमें वहाँ पे एथीन प्राप्त होती है। तो अल्कोहल से जो ये एथीन प्राप्त होती है ये एक बीटा विलोपन अभिक्रिया है, अर्थात OH तथा बीटा कार्बन से क्या होता है? यहाँ पे एक हाइड्रोजन का विलोपन होता है। तो देखिए इधर हम बात करते हैं, यदि इन अभिक्रियाओं में जो मध्यवर्ती हैं, हम दोनों अभिक्रियाओं की क्रियाविधि का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ऊपर वाली जो अभिक्रियाएं ईथर का निर्माण होता है इसकी क्रियाविधि की ओर। तो यहाँ पे ये SN1 तथा SN2 दोनों क्रियाविधि से अभिक्रिया संपन्न होती हैं। अगर प्राथमिक अल्कोहल होता है तो SN2 अभिक्रिया होती है, और यदि तृतीयक अल्कोहल होता है तो SN1 अभिक्रिया होती है। तो आइए बात करें सबसे पहले आपके अल्कोहल के अणु का अम्ल की उपस्थिति में क्या होगा? प्रोटोनीकृत अल्कोहल का निर्माण होगा। तो यहाँ पे प्रोटोनीकृत अल्कोहल का निर्माण हो रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर तो नेक्स्ट स्टेप में CH3 CH2 OH2 प्लस CH3 CH2 OH, ये अभिक्रिया स्लो होती है और यहाँ पे इस तरह से हमें यहाँ पे ये आक्रमण करेगा और यहाँ से जल काणु का विलोपन हो जाता है, और नेक्स्ट स्टेप के अंदर बच्चों ये फास्ट होगा और इस तरह से हमें यहाँ CH3 CH2O CH2 CH3 ईथर प्राप्त होता है। तो इस अभिक्रिया के दौरान हमें मुख्य उत्पाद क्या प्राप्त हो रहा है? ईथर प्राप्त हो रहा है। और बार वापस रिपीट कर लेते हैं कि यहाँ पे जो कंडीशन है आपके वो है टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 413 केल्विन, और अल्कोहल का क्या होना चाहिए? आधिक्य, तभी हमें क्या प्राप्त होगा? ईथर प्राप्त होता है। तो निर्जलीकरण की जो अभिक्रिया है जिसमें हम अल्कोहल से एल्कीन प्राप्त करते हैं उसकी क्रियाविधि का अध्ययन करते हैं। तो देखिए इधर CH2 ये है आपके अल्फा कार्बन और ये आपके होता है बीटा कार्बन। किसकी उपस्थिति के अंदर? सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। टेम्परेचर कितना है? 443 केल्विन। तो यहाँ से क्या होगा? एक जल के अणु का विलोपन होगा और इस तरह से हमें क्या प्राप्त होगी? एथीन प्राप्त होती है। देखिए इसकी क्रियाविधि का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले पद के अंदर आपके क्या होगा? अल्कोहल का प्रोटोनीकरण होगा। तो यहां देखें इधर प्रथम पद के अंदर CH3 CH2 और ये OH H प्लस की उपस्थिति के अंदर CH3 CH2
प्लस। तो ये आपके प्रोटोनीकृत एल्कोहल का निर्माण होता है। अब सेकंड पद के अंदर क्या होगा, सेकंड पद के अंदर यहां से जो प्रोटोनीकृत हैं, सेकंड पद के अंदर आपके कार्बोकैटायन, कार्ब धनायन का निर्माण होगा। प्रथम पद के अंदर आपके हो रहा है प्रोटोनीकृत एल्कोहल का निर्माण। तो ये है आपका प्रोटोनीकृत एल्कोहल। तो सेकंड स्टेप के अंदर जो प्रोटोनीकृत एल्कोहल है, उस प्रोटोनीकृत एल्कोहल से क्या होगा, जल के अणु का विलोपन होगा। तो यहां से ये बंध टूटेगा, इस तरह से हमें CH3CH2 कार्बोकैटायन प्राप्त होता है। तो यहाँ पे क्या प्राप्त हो रहा है, कार्बधनायन या कार्बोकैटायन। अब तृतीय पद के अंदर इस कार्बधनायन से प्रोटॉन का निष्कासन होगा, H+, प्रोटॉन या H+ का निष्कासन। तो प्रोटॉन और H+ के निष्कासन से क्या होगा, हमें यहाँ पे एथीन प्राप्त होती है। तो इस तरह से इसकी क्रियाविधि के अंदर 3 पद होते हैं। सबसे पहले पद के अंदर एल्कोहल का प्रोटोनीकरण होगा, अर्थात प्रोटोनीकृत एल्कोहल का निर्माण होगा। और सेकंड पद के अंदर इस प्रोटोनीकृत एल्कोहल से क्या होगा, जल के अणु के विलोपन के द्वारा हमें कार्बोधनायन प्राप्त होगा। और तृतीय पद के अंदर इस कार्बोकैटायन से एक प्रोटॉन H+ के विलोपन से हमें क्या मिलेगी, एथीन मिलती है। तो बच्चों ये दोनों अभिक्रियाओं के अंदर टेम्परेचर एक महत्वपूर्ण कारण है। तो यहाँ पे 413 और 443 उच्च तापमान पर हमें मिलेगी एथीन और निम्न तापमान पे मिलेगा डाईएथिल ईथर। तो बात करें कि इस अभिक्रिया के दौरान क्या बनता है, मध्यवर्ती कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन के अंदर अगर पुनर्विन्यास संभव है तो पुनर्विन्यास होगा और अधिक प्रतिस्थापी एल्कीन, जो कि सेजेप का नियम होता है, कि सेजेप का नियम कहता है कि अधिक प्रतिस्थापी एल्कीन क्या होती है, मुख्य उत्पाद के अंदर प्राप्त होती है। तो देख तो दो अपनी अभिक्रिया है निर्जलीकरण का उदाहरण, उसमें देखते हैं 1 ब्यूटेनॉल CH3 CH2 CH2 CH2OH। तो यहाँ पे इसका सांद्र H2SO4 की उपस्थिति के अंदर इसका निर्जलीकरण करवाया जाए तो हमें यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH और CH3 प्लस CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पे 1 ब्यूटीन और यहाँ पे 2 ब्यूटीन। तो ये जो है आपका मेजर प्रोडक्ट होगा और ये जो है आपका माइनर प्रोडक्ट होता है। तो हम देख सकते हैं कि 1 ब्यूटेनॉल का यदि निर्जलीकरण करवाया जाए तो हमें 2 ब्यूटीन और 1 ब्यूटीन प्राप्त होती है। ऐसा क्यों, तो देखिए इधर CH3 CH2 H+ क्या बनेगा, प्रोटोनीकृत एल्कोहल। तो इस प्रोटोनीकृत एल्कोहल से कार्बोकैटायन का निर्माण होगा। तो ये कौन सा कार्बोकैटायन है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन। तो इस 1 डिग्री कार्बोकैटायन के अंदर क्या होगा, रीअरेंजमेंट, पुनर्विन्यास। तो पुनर्विन्यास होने से क्या बनेगा, यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट होगा
और हमें यहाँ पे CH2 CH डबल बॉन्ड, ये 2 डिग्री कार्बोकैटाइन, तो यहाँ पे 1 डिग्री और 2 डिग्री कार्बोकैटाइन में से 2 डिग्री कार्बोकैटाइन क्या होता है, अधिक स्थायी होता है, इसलिए यहाँ पे ये पुनर्विन्यास हो रहा है, यहाँ पे ये हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा है। तो यहाँ पे अब 1 डिग्री 2 डिग्री 2 कार्बोकैटाइन है, तब यहाँ पे ये अधिक स्थायी होने के कारण यदि यहाँ पे इधर से हाइड्रोजन परमाणु का विलोपन होगा तो 1 ब्यूटेन बनेगी, और इधर से अगर जाएगा तो क्या बनेगी, 2 ब्यूटेन। इस तरह से यहाँ पे 2 उत्पाद बनेंगे, एक आपका होगा CH3 CH डबल बॉन्ड C2 ब्यूटेन, और एक प्राप्त होगी आपके वन ब्यूटेन। तो ये जो है ये आपके सेजेफ नियम के अनुसार होगा। तो ध्यान रखना है कि जहां पर भी इस अभिक्रिया के अंदर अगर पुनर्विन्यास होगा तो कार्बोकैटाइन का पुनर्विन्यास होते हुए अधिक स्थायी कार्बोकैटाइन से हमें अधिक प्रतिस्थापी एल्कीन मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है। जो नेक्स्ट अभिक्रिया है वो है आपके विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। तो विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया जो ये कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति के अंदर 573 केल्विन तापमान पर संभव होती है। तो देखिए क्या उत्पाद प्राप्त होते हैं। यदि हम प्राथमिक अल्कोहल का उपयोग करें तो प्राथमिक अल्कोहल का कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति के अंदर 573 केल्विन पे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का निष्कासन होगा और हमें क्या प्राप्त होगा, RCHO एल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो प्राथमिक अल्कोहल से हमें एल्डिहाइड प्राप्त होगा, और यदि हम द्वितीयक अल्कोहल का उपयोग करें तो द्वितीयक अल्कोहल का उपयोग करने पर तो यहां से H और यहां से H, तो यहां पर हाइड्रोजन के विलोपन से हमें RC डबल बॉन्ड R क्या प्राप्त होगा, कीटोन प्राप्त होता है। और यदि तृतीयक अल्कोहल का उपयोग करें जैसे तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल, तो ये है आपका तृतीयक अल्कोहल कॉपर चूर्ण की उपस्थिति के अंदर अभिक्रिया संपन्न होगी, और यहां पे हमें क्या मिलेगा, CH3 C तो यहाँ पे 2 मेथिल प्रोपीन प्राप्त होती है। तो बच्चों कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति के अंदर अगर अभिक्रिया संपन्न होती है तो प्राथमिक अल्कोहल से एल्डिहाइड, द्वितीयक अल्कोहल से कीटोन और तृतीयक अल्कोहल से क्या होगा, एल्कीन का निर्माण होता है। तो जो नेक्स्ट अभिक्रिया है वो आपके हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो ऑक्सीकरण के अंदर प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अल्कोहल का अगर ऑक्सीकरण करवाते हैं तो हमें अलग अलग उत्पाद प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे जो ऑक्सीकारक उपयोग में लिए जाते हैं वो ऑक्सीकारक होते हैं आपके उदासीन, अम्लीय या क्षारीय KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, या अम्लीय K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, या तनु HNO3। तो इन 3 ऑक्सीकारक में से हम किसी भी ऑक्सीकारक का वहाँ पे अभिक्रिया के दौरान उपयोग करते हैं। तो देखते हैं कि जो प्राथमिक अल्कोहल होता है तो प्राथमिक अल्कोहल RCH2OH, प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाने पर हमें प्राप्त होगा एल्डिहाइड, और उस एल्डिहाइड का आगे और ऑक्सीकरण हो जाता है, आसानी के साथ एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होता है और हमें प्राप्त होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। तो इस तरह से
प्राप्त होने वाले एल्डिहाइड तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंदर कार्बन परमाणु की संख्या क्या रहती है, समान रहती है। जैसे में एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ कि CH3 CH2OH एथेनॉल, इसका हम ऑक्सीकरण करवा रहे हैं तो क्या बनेगा CH3 CHO एसिटल्डिहाइड। तो ये एथेनॉल का ऑक्सीकरण होगा और हमें यहाँ पे मिलेगा ये एसिटल्डिहाइड या एथेनेल कह सकते हैं। और इसका आगे और ऑक्सीकरण हो जाएगा किसके अंदर, कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो हमें यहाँ मिलेगा एसिटिक अम्ल प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ एसिटिक अम्ल और एसिटल्डिहाइड दोनों के अंदर जो कार्बन परमाणु की संख्या है वो प्राथमिक अल्कोहल के अणु में उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या की क्या होती है, समान होती हैं। तो देखिए इधर जो द्वितीयक अल्कोहल हैं, तो द्वितीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण किस प्रकार होगा, द्वितीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाने पर हमें वहां पे कीटोन प्राप्त होता है, तो RC डबल बॉन्ड R, तो यहाँ पे कीटोन का निर्माण होता है। तो यहाँ पे जो ये कीटोन है ये आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होता है, एल्डिहाइड की तुलना में कीटोन का ऑक्सीकरण आसानी से नहीं होता है। यदि इसका ऑक्सीकरण करवाया जाए तो हमें क्या मिलेगा, आगे कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। तो वहां पे आगे हमें क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक अल्कोहल प्राप्त होता है कीटोन के ऑक्सीकरण के द्वारा। जैसे एग्जाम्पल देखें, तो यहां पे मिलेगा CH3 CO डबल बॉन्ड CH3 एसीटोन प्राप्त हो रहा है और इस एसीटोन का आगे और ऑक्सीकरण करवाने पर हमें क्या मिलेगा, CH3 COH एसिटिक अम्ल प्राप्त हो रहा है। इस तरह से जो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है उसके अंदर कार्बन परमाणु की संख्या मूल अल्कोहल की तुलना में क्या होती है, कम होती है। तो द्वितीयक अल्कोहल से हमें कम कार्बन परमाणु वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। अपने तृतीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण, तो तृतीयक अल्कोहल का क्षारीय या उदासीन माध्यम के अंदर ऑक्सीकरण नहीं होगा। अगर प्रबल अम्लीय माध्यम होता है तब वहां पे तृतीयक अल्कोहल, जैसे यहाँ पे आपके दे रखा है तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल, तो तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल से हमें क्या प्राप्त होगा, एसीटोन और फॉर्मिक अम्ल प्राप्त होता है। इस तरह से तृतीयक अल्कोहल से हमें क्या मिलेगा, एक कीटोन का अणु और दूसरा हमें मिलता है यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल का अणु प्राप्त होता है। जो अपनी चौथी अभिक्रिया है वो अल्कोहल के अंदर उपस्थित ऑक्सीजन परमाणु पर जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है उसकी अभिक्रिया। तो देखिए इधर, तो बात करें कि ऑक्सीजन पर उपस्थित जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है वो खनिज अम्ल जैसे HCl के साथ अभिक्रिया करेंगे और यहाँ पे जो ये लोन पेयर हैं तो इस तरह से हमें क्या प्राप्त होगा, वहां पे हमें ऑक्सोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये H+ है वो क्या करेगा, इसके लोन पेयर के साथ में ग्रहण कर लेगा और हमें यहाँ ऑक्सोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। सांद्र HCl तथा शुष्क जिंक क्लोराइड ZnCl2, तो सांद्र HCl और शुष्क जिंक क्लोराइड के मिश्रण को हम क्या बोलते हैं, ल्यूकास अभिकर्मक। तो ल्यूकास अभिकर्मक के द्वारा हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में आसानी से क्या कर सकते हैं, विभेद कर सकते हैं। तो देखिए इधर, यदि हम बात करें, यदि हमारी अभिक्रिया में प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल
अगर तीनों एल्कोहल हमारे पास उपस्थित हैं तो यदि हम ल्यूकास अभिकर्मक से अभिक्रिया करवाएं यहाँ पे कंसंट्रेट HCl प्लस ड्राई ZnCl2, तो यहाँ पे ल्यूकास अभिकर्मक लिया जाए तो यहाँ पे ये अपने प्राथमिक एल्कोहल और ये है द्वितीयक एल्कोहल और ये तृतीयक एल्कोहल। तो यदि तीन अलग अलग परख नलियों के अंदर हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल लें और उसके अंदर यदि ल्यूकास अभिकर्मक मिलाएं तो क्या होगा बच्चों? तो तृतीयक एल्कोहल जैसे ही आप ल्यूकास अभिकर्मक मिलाते हो तो तुरंत क्या आ जाएगी? टर्बिडिटी आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर अभिक्रिया बड़ी फास्ट होगी और यहाँ पे हमें 3 डिग्री एल्किल क्लोराइड प्राप्त होगा। इसलिए जो इसका विलयन है क्या हो जाएगा? तुरंत टर्बिडिटी आ जाती है इसके अंदर। और यहाँ पे क्या होगी? 5 मिनट लगेंगे अभिक्रिया के अंदर संपन्न होने में। तो यहाँ पे जो टर्बिडिटी है वो तुरंत नहीं आती है। कितना मिनट लगता है? लगभग 5 मिनट का समय लगेगा। और जो प्राथमिक एल्कोहल है वो रूम टेम्परेचर पर अभिक्रिया करने के लिए उसमें टाइम क्या लगेगा? अधिक लगेगा। तो यहाँ पे काफी समय लगेगा टर्बिडिटी आने के अंदर। तो हम इस चित्र की सहायता से देख सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पे देखो, ये प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल तीन अलग अलग परख नली में थे और जैसे ही हमने यहाँ पे ल्यूकास अभिकर्मक मिलाया तो इस तृतीयक एल्कोहल क्या हो गया? बिल्कुल टर्बिड हो गया, मटमैला कलर हो गया है इसका तुरंत। और द्वितीयक एल्कोहल को क्या लगता है? 3 से 4 मिनट का समय लगता है और प्राथमिक एल्कोहल के अंदर क्या लगता है? अधिक समय लगता है। इस तरह से हम प्राथमिक और द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहल का ल्यूकास अभिकर्मक की सहायता से क्या कर सकते हैं? आसानी के साथ पहचान कर सकते हैं। तो धन्यवाद बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, इसको आगे और शेयर कीजिए तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे इस तरह की वीडियो बनाने की प्रेरणा आगे मिल सके। धन्यवाद।